वो एमएससी फिजिक्स कर रहा है। आप यू कैन इमेजिन कि विदाउट प्रोफेसर वो कैसे कर रहा है। तो इस big mockery with the education system. this is a complete mockery of the education system because means if you have opened some institutions, so जो basic सिचुएशन में है कि तो किस तरह का जवाब है, इससे कितने सेटिस्फाई हैं आप? देखिए, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि पिछले 18 सालों से अगर बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे आते हैं घूम फिर के घर चले जाते हैं, उसके बाद उनके हाथ में डिग्री डिग्री मिल जाती है। थमा दी जाती है और फिर जो उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट जो क्राउड है उसमें ऐड हो जाता है। जम्मू कश्मीर में एनईपी एक मजाक बन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना है तो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, जैसे आपके टीचर्स होंगे वैसे ही आपका यूथ निकलेगा। इतनी तो ये क्या, ये टेम्परिंग होती है रिजल्ट? चाहे टेम्परिंग करें चाहे कुछ भी करें, रिजल्ट्स हैव नो वैल्यू। यहाँ पे तो नेट सेट और पीएचडी करके जो लोग हैं वो उनको तो आरआईटी की जॉब भी नहीं मिली। देखिए, पहले फिल कर दी और अब गवर्नमेंट की मंशा नहीं है और टीचर लगाने की, क्योंकि गवर्नमेंट हैव टू हैव ए पॉलिसी टू अब्सॉर्ब द इंटेलेक्ट और आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद, द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम असेंबली हॉल में बैठे हुए हैं और हमारे साथ सुनील भारद्वाज साहब एमएलए रामनगर से हैं और बाय प्रोफेशन इससे पहले ये प्रोफेसर थे और इनको हायर एजुकेशन की बड़ी अच्छे से नॉलेज है। आज इन्होंने सवाल असेंबली के अंदर, हाउस के अंदर उठाया था, वो सवाल हायर एजुकेशन को लेकर था, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को लेकर था कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपने कॉलेज खोले हुए हैं, उन कॉलेजों के अंदर जो स्टाफ है वो स्टाफ कंट्रेक्चुअल या गेस्ट फैकल्टीज़ लगाया जाता है और उनसे टाइम पे, वो भी टाइम पे उनको ना तो सैलरी मिलती है और उनको वहाँ से जो 6 मंथ होते हैं गेस्ट फैकल्टी के, उसके अलावा उसको 2 महीने काम लेके वहाँ से घर भेज दिया जाता है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील भारद्वाज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो आपने सवाल अंदर उठाया, आप कितने सेटिस्फाई हैं उस जवाब से? और कितने साहब, फिर उसके बाद पठानिया साहब ने भी क्वेश्चन रेज किया, उसके बाद मनकोटिया साहब ने भी क्वेश्चन रेज किया और वहाँ पे कुछ सालों के आंकड़े भी दिए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हायर एजुकेशन को लेकर, और विशेष करके जो बच्चे हमारे कॉलेजेस से जब पास हो जाते हैं, और आप जानते हैं कि एक बच्चे को दूर दराज पहाड़ी एरिया में एक बच्ची या बच्चे को कॉलेज क्लियर करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट लिहाजा जिस गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि उन बच्चों को हम कैसे आगे पीजीज या पीएचडीज में एडमिशन दिलवाएं, मुझे लगा कि पिछले 18 सालों में उन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। लिहाजा जम्मू यूनिवर्सिटी के 11 कैंपसेस खोले गए, जिसमें से 7 कैंपसेस अभी ऑपरेशनल हैं, मगर अगर कागजों में बात करूं ऑपरेशनल तो हैं, ऑन ग्राउंड दे आर अनएबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द पीपल। रीजन बीइंग कि जो भी हमारे 7 कैंपसेस हैं, आज तक ना वहां परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, ना परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, और मेजॉरिटी कॉलेजेस कैंपसेस में ना प्रोफेसर है, ना एसोसिएट प्रोफेसर है, ना असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो आप मुझे बताइए, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां पे टीचर ही ना हो, तो उन बच्चों की कैसे पढ़ाई हो रही। लिहाजा वो जैसे कैसे उनको डिग्रीज मिल रही हैं, मगर वी आर मेकिंग दीज स्टूडेंट्स हैंडीकैप। ना तो डिग्री के अलावा उनको कुछ पता चलता है, ना उनको एक्सपोजर है, और दे आर अनएबल टू compete एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। इसी की वजह से भी मतलब मैं आपको कहूं, जो बच्चे अपने बलबूते पे भी compete करना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनका भी नॉलेज बेस बड़ा पुअर रह जाता है। तो वही मैंने क्वेश्चन लगाया था कि हमारे पास ये 11 कैंपसेस, जिसमें से रामनगर कैंपस है, हमारे पास असेट्स हैं। आप मुझे बताइए, आपने कॉलेज सैंक्शन तो किए, मगर वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे, वहां पे आप प्रोफेसर्स नहीं दे पा रहे। मगर दूसरी जगह आपके पास 7 ऑपरेटिंग कैंपसेस हैं, जैसे रामनगर 220 कनाल में कैंपस बना है, एकेडमिक ब्लॉक वहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, और सारी फैसिलिटी बच्चों के लिए है, मगर जिन टीचरों ने बच्चों को पढ़ाना है वो टीचर्स ही नहीं है। तो लिहाजा आपको जो मैनिफेस्टो आया था, मैनिफेस्टो के अंदर क्वालिटी एजुकेशन का बड़ा ढंढोरा पीटा गया और वो क्वालिटी एजुकेशन तब मिलनी थी जब वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप देखेंगे अभी पे जैसे श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट बंद कर दिया नेशनल काउंसिल ने, तो वैसे जो काउंसिल बने हुए हैं वो पोर्टल पे
देखते हैं कि ये कैसे ये चीज़ें मैनेज कर लेते देखिए हैं यूनिवर्सिटीज़ के मैं अंदर? आपको एक चीज साफ बताऊं, क्वालिटी एजुकेशन तो इज बड़े ए दूर की नेक्स्ट बात स्टेप, है। इज ए नेक्स्ट स्टेप। पहले जो बेसिक एजुकेशन तो दे पाओ आप। एक बच्चा जो पीजी कर रहा है, मान लो वो एमसीए कर रहा है या एमबीए कर रहा है या वो एमएससी फिजिक्स कर रहा है, आप यू कैन इमेजिन कि विदाउट प्रोफेसर वो कैसे कर रहा है। तो इससे अच्छा वो डिस्टेंस प्रोग्राम So में पढ़ ले। this is the big mockery with the education system. This is a complete mockery of the education system because means if you have opened some institutions, so जो basic first thing you have to give is your human resource. तो आप जो जवाब आपको स्कीना इतू जी ने दिया, वो क्या है, ये कंसिडरेशन में है? ये तो किस तरह का जवाब है? इससे कितने सेटिस्फाई हैं आप? देखिए मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि पिछले 18 सालों से अगर बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो बच्चा पीजी करने आता है वो सिर्फ उसकी लाइफ नहीं होती, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ उस पर डिपेंड होती है। उसके माता पिता ने अपने हाथ संग के, जिसे बोलते हैं कंजूसी कर करके बच्चे पे, एजुकेशन पे पैसा लगाया होता है। क्योंकि अब बच्चा हमारा यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, अब वो नेशनल लेवल पे compete करेगा, कोई एंट्रेंस पेपर देगा और हमारी माली हालत सुधरेगी। और ना सिर्फ फैमिली की हालत बल्कि आने वाले टाइम वो अपनी जिंदगी भी चला पाएगा। बट दिस इज द बिग मॉकरी ऑफ द सिस्टम कि बड़ी मुश्किल से, मैंने तभी वर्ड यूज किया, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में एंटर कर पाते हैं, और फिर यूनिवर्सिटीज में उनको क्या मिलता है? नो टीचर, नो डायरेक्टर, नो रेक्टर, नो प्रोफेसर, और बच्चे आते हैं घूम फिर के घर चले जाते हैं। उसके बाद उनके हाथ में डिग्री थमा दी जाती है, और फिर जो उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट जो क्राउड है उसमें ऐड हो जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और हमारे जो जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, दे आर असेट्स फॉर अस, और उनको रिवाइव लेकिन वो करना तो लाइबिलिटी बन गए। लाइबिलिटी अनटिल एंड अनलेस आप फोकस नहीं करोगे। आप सरकार को हायर एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बता दूं, जितनी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता एजुकेशन को दी है। चाहे आप जापान देख लो, चाइना देख लो, यूएसए देख लो, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हम बात करते हैं, विच दोज हैज हाई एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, चाहे वो स्वीडन हो, फिनलैंड हो, सर ऐसे मैं रोकना या चाहूंगा आपको। डेनमार्क हो। जो तो ग्रांट है, लिहाजा जो ग्रांट है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने बच्चों का भविष्य और जम्मू कश्मीर का भविष्य सुधारना है, आपको एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और हायर एजुकेशन को आपने बड़ा सीरियसली लेके एप्रोप्रिएट फंड एलोकेशन और सैंक्शन ऑफ पोस्ट होना चाहिए। ग्रांट तो सैंक्शन हो गई है। अब मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आऊँगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ सब्जेक्ट, जो अभी डिजिटल ज़माना है तो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, आईसीटी इंट्रोड्यूस हुआ, और क्या बोलते हैं इसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अभी ड्रग्स पे यहाँ पे हाउस में डिबेट होने जा रही है कि ड्रग्स से कैसे यूथ को बचाया जाए, उसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी कर दिए। वैल्यू एडेड कोर्स है, दो मतलब 2 क्रेडिट का कोर्स है, ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंट्रोड्यूस ही नहीं है। जहाँ पे इंट्रोड्यूस है वहाँ पे संस्कृत वाला हेल्थ एंड वेलनेस पढ़ा रहा है, जिसको हेल्थ एंड वेलनेस की नॉलेज ही नहीं है। और इसमें सिर्फ गेस्ट फैकल्टी लगाए जा रहे, कंट्रेक्चुअल भी नहीं लगाए जा रहे। क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोई मजाक है कि जम्मू कश्मीर में वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, रेस्ट ऑफ इंडिया में हो? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर रिव्यूइंग एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 30-35 ईयर्स। क्योंकि जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी दैट वाज मैकेलेस पॉलिसी। अब जो पॉलिसी बनी है वो जो विकसित भारत संकल्प है उसको मद्देनजर रखते हुए बनी है। बट लिहाजा जम्मू कश्मीर में एनईपी एक मजाक बन के रह गया, क्योंकि एनईपी इंट्रोड्यूस करना एक बात। फॉर एग्जांपल मैं स्किल कोर्सेज की बात करूं, चाहे हमने 6th क्लास ऑनवर्ड हमने स्किल कोर्सेज पढ़ाने, बट स्किल कोर्सेज कैसे पढ़ाने? आप फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर लैब एक हाई स्कूल में दे दी, बट यू डोंट हैव ए कंप्यूटर टीचर। किसी भी हाई स्कूल में आपके पास कंप्यूटर टीचर नहीं है, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट का आया, जो पैसा आया, वो सड़ रहा है, वो उसमें तो कोई यूज ही नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर आप कॉलेजेस में चले जाओ जहाँ पे आपके स्किल एजुकेशन आपने देनी थी, चाहे वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या अन्य जो स्किल्स हैं, एआई बेस्ड, डाटा एनालिसिस बेस्ड, जो 21st सेंचुरी की डिमांड है। आज आप चैट जीपीटी यूज करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हो उस बेस पे, मगर अनटिल एंड अनलेस आपके पास लैब्स नहीं होंगी, आपके पास रिक्वायर्ड फैकल्टी नहीं होगी, आपके पास ट्रेनर्स नहीं होंगे,
तो मौकरी होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। हमने बच्चों को पढ़ाना है और उसके बाद फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हम उसको बोलते हैं, बच्चे को पढ़ाना है और उसके बाद उसको अब्जॉर्ब करना है ताकि वो अपनी अर्निंग भी करे और नेशनल बिल्डिंग में, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी इन्हांस करने में कंट्री की मदद करे। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना है तो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स स्कूल लेवल, हाई सेकेंडरी लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पे देना पड़ेगा। अदरवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्लॉ बन के रह जाएगी, कागजों में रह जाएगी। सर, आपने एलिमेंट्री एजुकेशन की भी बात की, मैं तो हायर एजुकेशन की ही कर रहा था। आपने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही गाइडलाइन दे चुका है कि दिस इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है। और उसमें सीटेट क्वालिफाई करने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच गाइडलाइन दे चुका है। अब रिव्यू में गए हैं, लेकिन रिव्यू में भी कुछ नहीं होने वाला कि हर एक टीचर को सीटेट क्वालिफाई करना है। ये हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की। लेकिन वहीं पे हमारी मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि जो इस वक्त के आरएटी लगे हुए हैं उनकी पीएचडियाँ भी 12th ही थी, और जितने भी लोग अभी भी लग रहे हैं वो सारा प्राइवेटाइजेशन पे है या कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्परेरी बेस पे है। परमानेंट रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रही है, देखिए एलोकेशन आ ही नहीं रही है बजट में। देखिए, दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपके टीचर्स होंगे वैसे ही आपका यूथ निकलेगा। तो लिहाजा आप इमेजिन करिए कि एक डॉक्टर हम लगा देते हैं जिसको इलाज करना नहीं आता, तो वो पेशेंट कभी बच नहीं सकता। मगर शायद उसमें ज़िंदगी का सवाल होता है, मगर जो एजुकेशन है इसमें बच्चे के फ्यूचर का, हमारे देश के फ्यूचर का सवाल होता है। तो लिहाजा आई फर्मली बिलीव कि जो भी टीचर लगे उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग है दैट इज़ मैंडेटरी, उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब हम उस पे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो अपने बच्चों की लाइफ के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, हम अपने यूथ के साथ खिलवाड़ करते हैं। टीचर्स को सैलरी तो मिल जाती है, उनके बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते नहीं है, वो तो प्राइवेट स्कूलों में अच्छी एजुकेशन पा लेते हैं। मगर जो बच्चे हमारे गांव देहात के हैं उनको ना तो अच्छी एजुकेशन मिल पाती है, ना अच्छी मॉरल वैल्यूज़ मिल पाती है और ना अच्छी ट्रेनिंग मिल पाती है। तो लिहाजा आई फर्मली बिलीव रिक्रूटमेंट होनी चाहिए स्ट्रिक्टली एज पर एलिजिबिलिटी, एज पर द क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर्स, ताकि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है जो बच्चे की नींव बनाती है, उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है, उनका फ्यूचर है, वो सिक्योर हो सके। और अगर हम गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पा रहे तो बच्चे अपने पैरों पे इतने खड़े हों, दे कैन कम्पीट एट डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, ताकि वो अपना भविष्य बना सके। इंट्रोड्यूशन सब्जेक्ट की भी आपने बात की, मैंने नेशनल एजुकेशन की पहले ही बात की। इन्होंने यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रखा, ये पब्लिक भी जानना चाहती है कि कैसे कॉलेजों के अंदर अब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंपलसरी कुछ सब्जेक्ट है। देखिए, दो चीज़ें मैंने बार बार वही बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने से इम्पोर्टेंट है कि कौन उस सब्जेक्ट्स को ट्रेन करेगा। अगर मैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ तो अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव ए प्रोफेसर हु नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो एमटेक हो, एमसीए हो, तो बच्चे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे? फॉर एग्जांपल डाटा एनालिसिस या बिग डाटा एनालिसिस आजकल बात है, तो कैसे सीखेंगे? स्टॉक मार्केट मेरा सब्जेक्ट है, अगर एक प्रोफेसर जिसको शेयर नहीं पता, बिकॉज दीज आर वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट्स, अनटिल एंड अनलेस आपके पास ह्यूमन रिसोर्स टेक्निकल ट्रेनर्स ना हो तो बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही। उसको डिग्री आप दे सकते हो, मार्क्स बेस्ड डिग्री दे सकते हो, मगर उसके जहां तक स्किल एनहांसमेंट की बात है, बच्चा कोई स्किल नहीं सीखता। लेकिन सर एक चीज तो है, आंकड़े तो वही गिनाए जाते हैं कि हमारे बच्चे ने इतना रिजल्ट लेके आ गया जी, इतनी, तो ये क्या ये टेम्परिंग होती है रिजल्ट? चाहे टेम्परिंग करें चाहे कुछ भी करें, रिजल्ट्स हैव नो वैल्यू। आपके बच्चे 80% ला रहा है या 85% ला रहा है, फिर वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्यों फेल हो रहा है, फिर वो नेट क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा, वो गेट क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा। तो लिहाजा आई फर्मली बिलीव कि एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक है फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, बट बड़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें एग्जाम्स नहीं होते, वो बच्चों को पढ़ाया जाता है एंड फाइनली व्हेन यू हैव टू अपेयर फॉर एन इंटरव्यू और जॉब,
आप एक एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करोगे, आपकी जॉब लग जाएगी। क्योंकि हमने देखा है जिन बच्चों के 60% मार्क्स भी आते हैं मगर वो कम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा अच्छा करते हैं, जिन बच्चों के 80-85 भी आते हैं बट वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं कर पाते, तो लिहाजा इतनी ज़्यादा रेलेवेंस मार्क्स की नहीं होती जिसे हम बोलते हैं कि काबिल बनने की जरूरत आपने है। कहा, देखिए जम्मू कश्मीर सरकार को, क्या इससे पहले जो भी सरकारें रही, इनको तो नेट सेट और पीएचडी स्कॉलरों की कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको तो वो लगानी ही नहीं है। यहाँ पे तो नेट सेट और पीएचडी करके जो लोग हैं वो उनको तो आरएटी की जॉब भी नहीं मिली। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन बच्चों ने, खास करके अभी हमारे बच्चे, बड़े सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से आता हूं, जिन्होंने नेट किया, सेट किया, गेट किया, एमफिल किया, पीएचडी की, एंड सम हैव एनरोल्ड देमसेल्फ फॉर पोस्ट डॉक्टरेट, मगर यहाँ उनको टीचिंग जॉब नहीं मिली। लिहाजा इतनी ज़्यादा टीचिंग वैकेंसीज पहले फिल कर दी और अब गवर्नमेंट की मंशा नहीं है और टीचर लगाने की। बट अगर आप हायर एजुकेशन की बात करो, आज भी हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई है, उनको फिल करने का कोई प्रॉब्लम। और ना तो कोई बजट में एलोकेशन हुई, ना कोई क्रिएशन के लिए कोई ऐसा कोई प्रावधान है कि कल को प्लानिंग डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट उन्होंने तो किया ही नहीं ना। बट दुर्भाग्य इस चीज का है, जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया, सब कुछ किया, यहाँ पे उनको टीचर की जॉब नहीं मिली, और फॉरेन में जाके दे आर अर्निंग 3 लाख रुपीज पर मंथ, 4 लाख रुपीज पर मंथ। तो जो हमारी क्रीम है, जो हमारा ब्रेन है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, तो जो हमारे इंटेलेक्ट है वो सारा बाहर जा रहा है। तो लिहाजा हमारे पास जो बच रहा है वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की जो तादाद है उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हैव टू हैव ए पॉलिसी टू अब्सॉर्ब द इंटेलेक्ट, और ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए गवर्नमेंट हैव टू कम अप विद द इनोवेटिव पॉलिसीज। मगर मुझे लगता है इस बजट में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया नहीं गया, उस साइड ध्यान नहीं है, कैसे हम रिसर्च को बढ़ाएं उस पर ध्यान नहीं है। सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं बढ़ाया गया सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो, अगर आप ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल का या ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी देखोगे, जितना प्रपोज किया उसके 62.5% है। तो जितना प्रपोज भी किया है उतना भी गवर्नमेंट नहीं खर्च कर पाती है। गवर्नमेंट इज वेरी एफिशिएंट इन स्पेंडिंग व्हाट इट हैज आल्सो प्रपोज। आज भी डिप्टी सीएम खड़ा होकर एक जो सवाल का जवाब दे रहे, तो उन्होंने कहा हमारा पैसा जी लैप्स हो गया है, यूटिलाइज नहीं कर पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये 12.5% ही खर्च कर पाए हैं पिछला प्रपोज। आज फेब मंथ है, पिछला जितना प्रपोज किया, अगर लगभग 100 करोड़ प्रपोज किया तो उसके 12 करोड़ ही स्पेंड कर पाए। फिर तो पीडीपी के नेता सच बोलते हैं कि अपना पैसा खर्च नहीं हो रहा है आपसे, तो आप लोन लेने की सोच रहे हैं। देखिए वो तो सही बात है, आप जितना प्रपोज कर रहे हैं, बिकॉज दैट क्वेश्चंस द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। पैसा है, आप खर्च नहीं कर पा रहे, तो रीजन क्या है? इनकम्पिटेंसी है। क्वेश्चन करूंगा ना मैं आपसे, तो वो पैसा नहीं खर्च कर पा रहे। अगली साल का प्रपोज कर रहे हो आप लगभग 1,13,000 करोड़ रुपया, तो अगर आपकी पिछले कैपिटल एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर 62% है, तो आप कम से कम उसको बढ़ा के 80-85% तो करिए, ताकि लोगों को जो पैसा प्रपोज किया वो जमीन पे पैसा लग पाए। तो लिहाजा गवर्नमेंट जिन चीजों पे काम करना चाहिए उन पे काम नहीं कर रही। आपसे एक सवाल है, इसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो इससे पहले जो एसेट दिए गए हैं, यानी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है कॉलेजों के अंदर, मैंने देखे हैं 2-2, 3-3 लाख का एक ब्लैक बोर्ड है, सॉरी जो स्मार्ट बोर्ड है, वो स्मार्ट बोर्ड दिए गए हैं, वो भी कॉलेजों के अंदर बेकार पड़े हैं, कोई भी प्रोफेसर उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, जो उस जमाने का लगा हुआ है, या अभी उनकी कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं, वो ब्लैक बोर्ड बंद पड़े हैं बड़े बड़े कॉलेज। इस चीज पे आपको भी क्वेश्चन उठाना पे, क्योंकि मैं ये इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं खुद कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर चुका हूँ कॉमर्स और एमएम कॉलेज में। देखिए इसमें आपको गवर्नमेंट तो पूछेंगे ही हम गवर्नमेंट को, मगर जो भी असेट्स एक कॉलेज ने खरीदे उसकी यूटिलिटी लेनी चाहिए हर 6 महीने के बाद, कि आपने स्मार्ट बोर्ड खरीदा, आपने कंप्यूटर्स खरीदे, आपने कुछ कोई और सिस्टम खरीदा, उसकी क्या यूटिलिटी रही और उससे आपने क्या यूज़ किया। हर 6 महीने में गवर्नमेंट कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से पूछना चाहिए। बड़े सारे ऐसे सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, 15 लाख का सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया रिसर्च के लिए, मगर उसकी यूटिलिटी नहीं हुई। 15 लाख रुपया तो गरीबों का पैसा है ना, टैक्स पेयर्स मनी है, तो आपने खरीदा क्यों? तो ताकि इंस्टीट्यूशंस वही चीज़ खरीदें जो उनके लिए यूज़ होनी है और उनकी यूटिलिटी गवर्नमेंट को दें।
ताकि उसकी आउटपुट भी दिखे। सिर्फ खरीदना मतलब नहीं है। जैसे मैंने स्कूलों में आपने कंप्यूटर खरीद लिए, स्मार्ट बोर्ड खरीद लिए, मगर वो अगर पूरे 5 साल बंद रहे, उसके बाद दे विल बिकम ऑब्सलीट, उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ लोगों को। तो लिहाजा जो खर्चा हो, गरीब स्टेट है हमारी, सेंट्रल 80% सेंट्रल एड पे हम डिपेंड करते हैं। हम वहाँ से पैसा लाते हैं और उन चीज़ों पे खर्चेंगे जिनको हम यूज़ ना करें, तो ये कौन सी गवर्नेंस है। तो लिहाजा बड़े जैसे घर में खर्चा किया जाता है, वट एवर इज रिक्वायर्ड यू शुड स्पेंड फॉर दैट, और उन चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुनील भारद्वाज साहब। आपने सुना होगा जो इन डिटेल इन्होंने कहा है। ये जो डिटेल है, ये डिटेल बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, जिन कंट्रेक्चुअल्स को लगाया जाता है और कंट्रेक्चुअल को लगाने के बाद उनको सैलरियां भी पूरी नहीं दी जाती हैं, लेकिन कितना पैसा लैप्स होता है, इस चीज़ की पूछताछ गवर्नमेंट, जब कोई सवाल पूछा जाता है उसका भी सेटिस्फैक्टरी आंसर देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।